हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बैंकिंग न्यूज़ एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा अपकमिंग इंटरव्यूज के लिए। तो फर्स्ट न्यूज़ है 21% ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स हैव बीन टर्न्ड इनऑपरेटिव बाय डिसंबर 24। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में कवर किया था। इनऑपरेटिव टर्न हुए, इनऑपरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट है। इनऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। 2 साल तक अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन इंड्यूस नहीं किया, आपने डेबिट नहीं किया, आपने क्रेडिट नहीं किया है, तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव कहलाएगा। तो 21% ऑफ सच अकाउंट्स इनऑपरेटिव हुए हैं, विच इज 110 मिलियन अकाउंट्स। ये अगर हम लोग चेक करेंगे, मार्च 24 में 19% था, दिसंबर में 21% हो गए हैं। एंड इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के हाईएस्ट नंबर ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स है, विच इज 29 मिलियन, देन पीएनबी, देन एसबीआई एंड देन बैंक ऑफ इंडिया। जैम ट्रिनिटी, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में, इसलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हमने कवर की है। जैम ट्रिनिटी बेसिकली क्या होता है? जनधन, आधार और मोबाइल, ये एक टूल है जो कि गवर्नमेंट यूज करता है टू ट्रांसफर कैश बेनिफिट्स डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी, विच इज ऑल्सो नोन एज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि जनधन अकाउंट्स, मोबाइल नंबर्स और आधार को लिंक किया जाए, ताकि जो सब्सिडीज है, गवर्नमेंट काफी सब्सिडीज निकालता रहता है, काफी स्कीम्स है, जैसे पीएम किसान आपने सुना होगा, आयुष्मान भारत सुना होगा। तो उनका जो बेनिफिशियरी है, जिनको वो पैसा मिलना चाहिए, वो डायरेक्टली उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाए और किसी को ना मिले। तो बेसिकली इसका पर्पस यही है। एंड देन आपको यूआईडीआई पता होगा क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि हर इंसान का बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करे और उसे एक डेटाबेस में स्टोर करे, और उसके बेसिस पे वो एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशू करती है, जिसे हम आधार कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का टू रीशेप डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया। इसका मेन एम ये है, जो स्मॉल बिजनेसमैन, लोकल वेंडर्स होते हैं, उनका डिजिटल रीच बढ़ाए, ताकि उनको हेल्प हो जो भी बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स है उनके साथ कॉम्पीट करने में। तो ओएनडीसी में सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लेंडिंग, उसको भी इंटीग्रेट करना है इनटू ओपन नेटवर्क। इसका एक एम ये भी है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा एक्सेसिबल बने और ज्यादा अफोर्डेबल बने। एंड ये कोई सिंगल ऐप नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ ओपन प्रोटोकॉल्स। ओएनडीसी का रोल ई कॉमर्स में वैसा ही है जैसे आप मान लो यूपीआई का रोल है डिजिटल पेमेंट में। यूपीआई यूज करने के लिए आपको कोई एक सिंगल ऐप नहीं यूज करना, आप गूगल पे इंस्टॉल कर लो, चाहे फोन पे कर लो। ऐसे ही ओएनडीसी है फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ओएनडीसी वर्क कैसे करता है? तो इसके 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स है। पहला, बायर्स ऐप, बेसिकली यूजर फेसिंग ऐप, जो कि एक यूजर को हेल्प करेगा ब्राउज और सर्च एनी प्रोडक्ट। उसके बाद सेलर्स ऐप, सेलर्स जो कि बायर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। एंड थर्ड, ओएनडीसी गेटवेज, बेसिकली बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक ऐप है जो कि लोकेशन बेस्ड सर्च को सपोर्ट करे और नियर बाय सेलर्स ढूंढने में हेल्प करे बायर्स की। So this is how ONDC works. नेक्स्ट न्यूज है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई को एक एप्लीकेशन सबमिट की है कि उसे यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए। ध्यान रखिए, ये सेकंड स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने एप्लीकेशन सबमिट की है। उससे पहले एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने भी सबमिट की है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है बेसिकली यूनिवर्सल बैंकिंग। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का मॉडल क्या होता है कि एक सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें कॉमर्शियल हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो एंड इंश्योरेंस वगैरह भी, वो सेल करे, एक सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज एसबीआई सिक्योरिटीज, वो एक कंप्लीट यूनिवर्सल बैंक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं और एसबीआई अपने आप में कॉमर्शियल बैंक भी है। हमने यूनिवर्सल बैंकिंग देखा है, और क्या टाइप्स ऑफ बैंकिंग है वो भी देख लेते हैं। पहला, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग इज बेसिकली कंज्यूमर बैंकिंग।
जो भी सर्विसेज बैंक अपने जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए। उसके बाद कॉमर्शियल बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट बैंकिंग, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज बड़े बड़े बिजनेसेस को, कॉर्पोरेशंस को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो वो रिटेल भी करते हैं और कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विस भी करते हैं। स्पेशली इंडिया में ऐसा है कि कॉमर्शियल बैंक दोनों ही करते हैं, रिटेल भी करते हैं, कॉर्पोरेट भी करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और भी डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने जो है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बेसिकली एक स्पेशल सेगमेंट बैंकिंग ऑपरेशन का, जो कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उनका कैपिटल रेज करने में, या फिर कोई भी कंसल्टेंसी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोवाइड करता है, जैसे एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज, जेपी मॉर्गन हो गया। देन नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग क्या होता है? एक टाइप ऑफ डिजिटल बैंक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करता है एंड मोबाइल ऐप यूज करता है। उसकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती है। पर एक बात नोट करिएगा, नियो बैंक्स के पास जरूरी नहीं है कि बैंकिंग लाइसेंस हो। तो वो क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्टिंग बैंकिंग पार्टनर से, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो रेजर पे एक्स, जुपिटर हो गया, महिला मनी है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ये टर्मिनोलॉजी मैंने इसीलिए इंक्लूड करी है क्योंकि अभी ये न्यूज में चलती रहती है। ऑल्दो ये पायलट मोड में है, यूएलआई अभी इट इज नॉट लाइव, बट स्टिल आपको इसकी डेफिनेशन, ये क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था यूएलआई टू सिंप्लीफाई लोन अप्रूवल्स। बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका काम इतना ही है कि लेंडिंग प्रोसेस सिंप्लीफाई हो सके। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है कि लेंडर्स को आराम से इंफॉर्मेशन, जल्दी से जल्दी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए जो भी बोरोवर्स है उनके बारे में, जैसे उनके लैंड रिकॉर्ड्स हो गए या उन्होंने और क्या क्या लोन्स ले रखे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाए ताकि लोन अप्रूवल्स का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म उनके लिए यूजफुल है जो स्मॉल बिजनेसमैन है या रूरल बोरोवर्स है, जिनको बैंक लोन देने में दिक्कत करता है या आसानी से बैंक से लोन नहीं मिलता है। उनके लिए ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल। इंपॉर्टेंट है ये, ऑल्दो अभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ है बट लोकसभा में पास हो गया है। तो इसमें 5 जो हमारे ऑलरेडी एक्ट्स है उनमें अमेंडमेंट आया है। टोटल 19 अमेंडमेंट्स है, जिसमें से अपना बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें 12 अमेंडमेंट है। मेजर मेजर हम लोग यहाँ पे चेंजेस देखेंगे। सबसे पहला तो नॉमिनीज का। नॉमिनी आप सभी को पता होगा कि कोई भी अगर अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो नॉमिनी को जो भी उसका डिपॉजिट है या जो भी उसका लॉकर का अमाउंट है वो सारा नॉमिनी को मिल जाता है। तो अभी जो अमेंडमेंट आया है वो क्या कहता है कि कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर है वो 4 नॉमिनीज तक होल्ड कर सकता है। तो मान लीजिए पहले क्या होता था कि जैसे एक अकाउंट होल्डर है ए, उसने नॉमिनी बनाया है बी, बट ए और बी की दोनों की डेथ हो गई फॉर एग्जाम्पल इन अ कार एक्सीडेंट। तो फिर अब पैसा किसको जाएगा? तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी क्या कहा है कि ए कैन अपॉइंट 4 नॉमिनीज एट ए टाइम। तो अगर ए ने अपॉइंट किया है बी सी डी ई को और बी की भी डेथ हो जाती है तो सी को मिल जाएगा। इसमें भी बेसिकली दो टाइप के हैं, एक सक्सेसिव और साइमल्टेनियस। सक्सेसिव का क्या मतलब है? प्रायोरिटी मिलेगी कि ए ने अगर बी सी डी ई को किया है अपॉइंट, तो बी, ए के डेथ के बाद बी को मिलेगा। इनकेस ए और बी की डेथ हो जाती है तो सी को मिलेगा, सी की भी हो जाती है देन डी को। तो दैट इज सक्सेसिव। और साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है कि एक साथ उसने रेशियो डिफाइन कर दिया है। ए ने बोला है कि मैं 4 नॉमिनीज असाइन कर रहा हूँ बी सी डी ई, और बी को 40% मिलेगा, सी को 10% मिलेगा, डी को 20% मिलेगा, ऐसे करके। तो दिस इज साइमल्टेनियसली। पर ये जो सक्सेसिव और साइमल्टेनियस वाला है ये सिर्फ डिपॉजिट के केस में है। जैसे अगर किसी इंसान का लॉकर है तो लॉकर के केस में सक्सेसिव नॉमिनेशन ही आएगा। देन सेकंड, उन्होंने क्या बोला है, जो भी डायरेक्टर होता है बैंक का एक्सेप्ट चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर, वो पहले 8 साल तक होल्ड कर सकता था वो पोजीशन को। अभी ये बिल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है टू 10 years, एंड दिस फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट। पहले फोर्टनाइट कैसे डिफाइन होता था? पहले सैटरडे से फ्राइडे, देन अगेन फ्राइडे, 14 डेज का, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड द सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे। वैसे फोर्टनाइट को डिफाइन किया जाता था। अभी बिल क्या कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ टू 15th डे इज द फर्स्ट फोर्टनाइट पीरियड, एंड 16th से लास्ट डे इज द सेकेंड फोर्टनाइट पीरियड।
तो ये हमने 3 मेजर इसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, ऑल्दो 19 टोटल अमेंडमेंट्स है। लास्ट देख लेते हैं। बेसिकली ईएमआई जो है वो लोन्स पर कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज किया है 25 बेसिस पॉइंट से। अभी रेपो रेट 6.25 है। इस न्यूज का मेन पर्पस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि करंट रेपो रेट क्या है एंड रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। अगर रेपो रेट कम होगा तो बेसिकली कमर्शियल बैंक सस्ते पर आरबीआई से लोन ले सकते हैं एंड देन इंडीड वो अपने कस्टमर्स को भी सस्ते पे लोन दे सकते हैं। तो बेसिकली जो लोन रेट होता है दैट इज डायनामिक। तो अब क्योंकि रेपो रेट डिक्रीज हुआ है तो फिर इसलिए कस्टमर्स का लोन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। आप लोग को ये टर्म्स पता होनी चाहिए। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल रेट क्या है, बैंक रेट क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है और क्या अभी उनका करंट परसेंटेज चल रहा है वो भी पढ़ के जाइएगा।